नमस्ते बच्चों। आज के लेक्चर में बेटे एसी करंट जो हम पढ़ रहे थे, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास एसी सर्किट में कोई भी इंडक्टर लगा हो, एसी सर्किट में अगर आपके पास कोई भी इंडक्टर लगा होगा, तब हमें एसी वोल्टेज और एसी करंट में फेज डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है और आपके पास फेजर डायग्राम बनाना है जब आपके पास इंडक्टर लगा हो। हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी रेजिस्टेंस में कि आपके पास एसी सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस लगा हो तो वोल्टेज और आपके पास करंट में फेज डिफरेंस क्या होगी। तो इसका लिंक मैंने बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम स्टार्ट करते हैं जब आपके पास क्या हो, एसी सर्किट में कॉइल लगी हो, इंडक्टर लगा हो। तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, आपके पास यहां लिखते हैं when AC circuit containing pure inductor, ओनली आपके पास क्या हो, इंडक्टर लगा हो, प्योर इंडक्टर। तो बेटा देखो, आपके पास जब भी आपके पास क्या है कि कोई भी एसी सर्किट है उसमें आपके पास इंडक्टर लगा होगा, तब हम करेंगे क्या, हमें वोल्टेज निकालनी है पहले तो। ठीक है, वही मैंने आपको रेजिस्टेंस में जब पढ़ाया था तब वही कंसेप्ट लगाएंगे आप कि आप किरचॉफ लॉ लगा दें और उससे वोल्टेज निकाल लें। उसके बाद करंट कैसे निकाली जाएगी उसका मेथड हमें सीखना है। तो पहले हम डायग्राम बनाएं कि सपोज मेरे पास क्या है बेटे, इसमें हम इंडक्टर लगाते हैं। तो ये हमने बेटे सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो आपके पास क्या है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, ये रहा इंडक्टर क्या है L, और एक आपके पास एसी वोल्टेज लगी हुई है, उसकी वैल्यू क्या है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है। इससे आपके पास करंट जा रही है बेटा आपके पास I। तो I जा रही है तो बेटा आपके पास क्या होगा, जो इंडक्टर है उसके जो एंड है उसके अक्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस होगी VL। तो हमने बेटा क्या किया, इस इंडक्टर को जो एसी वोल्टेज सोर्स है उससे कनेक्ट कर दिया, तो उस पर वोल्टेज हमने मान ली VL। तो यहां पर हम बेटे क्या लगाएं, किरचॉफ लॉ लगाएं। तो अगर हम ये लेकर चलेंगे, आपके पास एसी वोल्टेज है, आपके पास ये करंट दे रहा है, तो इसकी वोल्टेज क्या लेकर चलेंगे, पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। करंट की डायरेक्शन में अगर आपके पास रेजिस्टेंस आता है, कॉइल आता है या आपके पास कैपेसिटर आता है, तो उस पर वोल्टेज आप क्या लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। तो यहां पर किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो बेटे ये हैंड रिटर्न जो नोट्स हैं वो देखिए आपके पास प्रॉपर डेरिवेशन में, इफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेकर बेटे क्या लेकर चल रहे हैं आप, इंडक्टर। ये तो वर्क नहीं कर रहे थे। इफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर is VL, then according to Kirchhoff law, then according to Kirchhoff law, तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग बेटा आपके पास क्या होगा, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, टोटल वोल्टेज आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। अब किरचॉफ लॉ लगाए आप, तो बेटा आपके पास क्या कर रहा है, ये V वोल्ट की बैटरी आपके पास ये करंट दे रही है आपके पास, तो ये पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन में आपको रेजिस्टेंस मिले, कॉइल मिले, कैपेसिटर मिले, वहां पर आपको वोल्टेज क्या लेकर चलनी है, नेगेटिव लेकर चलनी है, और टोटल सम कितना करना है, जीरो करना है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा आपके पास, तो V माइनस VL इक्वल टू जीरो रहा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं VL इक्वल टू V, और बेटा आपके पास V क्या है, V आपके पास क्या है, VM साइन ओमेगा टी है। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गई, वोल्टेज आ गई कहां पर, इंडक्टर पर आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1। तो ये इंडक्टर पर वोल्टेज है। आपसे कहा जाए इंडक्टर पर जो वोल्टेज है उसकी फेज क्या होगी, फेज मतलब एंगल। तो साइन के साथ क्या लगा हुआ है, ओमेगा टी लगा हुआ है, तो इसकी फेज क्या होगी, ओमेगा टी होगी। जहां पर Vn क्या है, आपके पास वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको हम लिख दें क्या, कि वेयर जो बेटे Vm है वो आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम वोल्टेज होगी किस पर, L पर। तो VLM मैक्सिमम वोल्टेज को आप O से भी दिखाते हैं, V नॉट कहां पर है, L पर, इज द
मैक्सिमम, ये लिखने के तरीके हैं बेटे, मैक्सिमम और पीक वैल्यू। मैक्सिमम वोल्टेज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं VOL VLM। एल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इंडक्टर पर है। इज द मैक्सिमम और पीक वोल्टेज ऑन इंडक्टर, ऑन इंडक्टर। तो ये आपके पास बेटे वोल्टेज आ गई, और वोल्टेज की फेज कितनी आ गई आपके पास? ओमेगा टी आ गई। अब देखिए आपके पास करना क्या है, अब हमें क्या करना है? करंट निकालनी है। वोल्टेज का मेथड तो बेटे आपके पास, चाहे आप एल पढ़े, चाहे आप रेजिस्टेंस का पढ़े, और चाहे आप कैपेसिटर का पढ़े, दोनों में मेथड आपके पास क्या है? सेम। अब करंट किस तरह से निकाली जाएगी? करंट का मेथड देखिए आपके पास। करंट का मेथड क्या है कि जब भी आपके पास क्या होगी कॉइल में, ये तो बेटा आपके पास जो वोल्टेज आई है इंडक्टर पर, वो किसके अकॉर्डिंग आई है? किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग आई है। अब हमें करंट निकालनी है, तो करंट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या? कि जब भी किसी कॉइल में एसी करंट फ्लो होती है, तो एसी करंट बेटे क्या होती है? चेंज होती रहती है एसी करंट। उस एसी जो करंट है वो जब चेंज होती है, तो ऐसा होने से उस कॉइल में, उस इंडक्टर में आपके पास एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें लिखना है। किरचॉफ के अकॉर्डिंग वोल्टेज बेटे इतनी है, ठीक है। और अगर आपके पास एसी करंट फ्लो होती है किसी भी इंडक्टर में, तो उसमें जो वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड होता है L di/dt। और किरचॉफ के अकॉर्डिंग वोल्टेज ये है, हमारे अकॉर्डिंग अगर एसी करंट फ्लो होती है तो क्या होती है वोल्टेज? L di/dt, जिसका प्रूफ भी है मैग्नेटिक इंडक्शन में। दोनों वोल्टेज आप क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे, उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और हम करंट की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। तो यहां पर हम देखिए क्या लिखते हैं, देखो यहां पर हम लिखें बेटे, when AC current is flowing, when AC current is flowing in inductor, then a voltage is produced, across the end of conductor। और कंडक्टर क्या लिख सकते हैं बेटे? इंडक्टर लेकर चले, इंडक्टर, ठीक है। whose magnitude is यहां पर लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? whose magnitude is, क्योंकि बेटे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? VL इक्वल टू माइनस का L di/dt। मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो बेटा आप साइन हटा देते हैं, तो आपके पास जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी इंडक्टर पर वो आपके क्या होगी? VL इक्वल टू L di/dt होगी। तो बेटे ये जो वोल्टेज है ये तो क्या है? अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वोल्टेज होती है, और ये किरचॉफ लॉ की वजह से वोल्टेज है। तो है तो दोनों वोल्टेज किस पर? इंडक्टर पर है, तो दोनों वोल्टेज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वोल्टेज को आप इक्वल कर देंगे, और उनको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपके पास करंट की वैल्यू आप इजीली निकाल लेंगे। वोल्टेज तो हम निकाल चुके हैं किरचॉफ लॉ से, और उसकी फेज क्या है? ओमेगा टी है। हमें यह चेक करना है कि वोल्टेज और करंट में फेज कितनी होगी, फेज डिफरेंस कितना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम यहां पर लिखते हैं बेटे VL, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों वोल्टेज आप इक्वल कर दीजिए। किरचॉफ के अकॉर्डिंग तो बेटे वोल्टेज क्या है? Vm sin ओमेगा टी, और इंडक्शन के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है वो क्या है? L di/dt है। दोनों वोल्टेज आप इक्वल कर दीजिए। तो इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके पास बेटे क्या होगा देखिए, तो हम लिख सकते हैं बेटा आपके पास जो इंडक्शन के अकॉर्डिंग वोल्टेज है वो तो क्या है? L di/dt, और किरचॉफ के अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या है? Vm sin ओमेगा टी। दोनों हमने इक्वल कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास आ गया di/dt इक्वल टू Vm/L, और ये आपके पास साइन ओमेगा टी आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए आपके पास, इस dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो di इक्वल टू Vm/L साइन ओमेगा टी, और ये आपके पास क्या आ गया? dt आ गया। मुझे करना क्या था? डी आई से क्या निकालना है बेटे? आई निकालना है, तो आप क्या करते हैं? उसका इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेट कर दीजिए इस इक्वेशन को बोथ साइड।
तो इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी और ये डी टी रहा। डी आई का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, आई होगा, इक्वल टू वी एम अपॉन एल कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, आपके पास क्या बचा, साइन ओमेगा टी बचा और ये डी टी बचा। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आई इक्वल टू आपके पास आ गया वी एम अपॉन एल आ गया। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है बेटे माइनस का साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस, तो आपके पास क्या आ गया बेटे, माइनस का कॉस ओमेगा टी आ गया। इंटीग्रेशन करते वक्त तो ये याद रखें, जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में, तो यहां पर किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इंटीग्रेशन जब भी आप करें तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, टी का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा। तो यहां पर टी का कोएफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, ओमेगा, तो ओमेगा से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, तो आपके पास आ गया आई इक्वल टू वी एम अपॉन एल, ये रहा, ओमेगा भी बाहर निकाल लीजिए आप, ये बाहर निकाल लिया, माइनस भी बाहर निकाल लिया, और आपके पास क्या रहा, कॉस ओमेगा टी रहा। ये इक्वेशन नंबर बेटे थर्ड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, आपके पास ये तो आपके पास क्या है, माइनस वी एम, वी एम क्या है, वोल्टेज है किस पर, इंडक्टर पर। अब आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, जो आपके पास बेटे इंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके रेजिस्टेंस को ही आप क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस आर टू टाइप्स, फर्स्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस और सेकंड आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब आप कैपेसिटर यूज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस को आप लिखेंगे एक्सी, और जब आप इंडक्टर यूज करेंगे तो उसके रेजिस्टेंस को लिखेंगे आप एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू आपके पास क्या होती है, एल ओमेगा, मैं लिख देता हूं, तो यहां पर हम लिख दें सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, जो आपके पास बच्चों एक्सएल होता है वो आपके पास क्या होता है, एल ओमेगा। इसको आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो आई इक्वल टू माइनस का वी एम अपॉन एल ओमेगा की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, एक्सएल, होता तो रेजिस्टेंस ही है, और ये आपके पास कॉस ओमेगा टी। अच्छा अब देखिए बेटा ध्यान से, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज क्या है वी एम, रेजिस्टेंस क्या है एक्सएल, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, करंट। अब करंट कौन सी मिलेगी, करंट आपको कौन सी मिलेगी, मैक्सिमम करंट मिलेगी। अगर वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ये प्लस कॉस ओमेगा टी आ गया। तो हमारे पास बेटे करंट आ गई। अब इसमें आपको एक स्टेप और करना, मुझे करना क्या है, वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस निकालना। फेज डिफरेंस निकालना है तो आपको यह पता होना चाहिए क्या, जब भी आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट करें तो आपके पास वोल्टेज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, साइन, और आपके पास करंट में देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, कॉस। जब भी आप फेज डिफरेंस देना चाहें तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसको बेटे कॉस को किस में कन्वर्ट कर लिया आप, साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो आई इक्वल टू आई एन, ये रहा, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करोगे तो साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी होता है, कॉस के इक्वल, ठीक है। यहां पर तो हमने बेटे कॉस को ऐसे लिख लिया, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, और पाई बाई टू पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, साइन के इसमें कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब बेटे बाहर माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो आपके पास आ गया साइन, माइनस कॉमन लीजिए तो जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, ये रहा आपके पास। तो ये मेरे पास बेटे करंट की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई। तो करंट की बेटे आपके पास अगर हम लिखना चाहें करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इंडक्टर में, तो वो क्या है, आई एम। अब करंट की फेज देखना चाहें तो फेज क्या होता है, एंगल, तो साइन के साथ क्या लगा हुआ है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लगा हुआ है, तो करंट की फेज क्या हो गई आपके पास, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो गई करंट की फेज, ठीक है। तो हमारे पास करंट भी आ गई और हमारे पास वोल्टेज भी आ गई। तो करंट की फेज देखिए कितनी है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा में से कुछ माइनस हो रहा है करंट में। वोल्टेज की देखिए, वोल्टेज की क्या है, ओमेगा टी, तो आप ये देखिए वोल्टेज की है ओमेगा टी, करंट की है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो इसका मीन ये हुआ वोल्टेज की फेज ज्यादा है और करंट की क्या है, वोल्टेज की फेज से कम है। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, इक्वेशन नंबर 1 देखिए, वोल्टेज की
इक्वेशन नंबर 4 करंट की। तो हम बेटे फेज डिफरेंस निकाल लें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज की फेज कितनी है बच्चों, ओमेगा टी, करंट की कितनी है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। याद रखें करंट की फेज ज्यादा है तो करंट की फेज में से माइनस किया है आपने, तो फाई इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 रहा। ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया फाई इक्वल टू प्लस का पाई बाई 2। तो आपके पास जो फेज आई, फेज डिफरेंस आया और कितना आया आपके पास, पाई बाई 2 आया। किसकी फेज में से माइनस कर रहे हैं आप, करंट की फेज में से माइनस कर रहे हैं, सॉरी वोल्टेज की फेज में से माइनस कर रहे हैं, तो वोल्टेज आपके पास क्या होगी, करंट से पाई बाई 2 एंगल से आगे होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे बेटे आप, जब भी आपके पास एसी सर्किट में क्या होगा, इंडक्टर होगा, तो वोल्टेज आपके पास क्या होगी, करंट से पाई बाई 2 एंगल से आगे होगी। इस लाइन को लिख दीजिए आप। तो हम लिख सकते हैं व्हेन सर्किट containing pure inductor, then वोल्टेज आगे होती है बेटे, तो then voltage is lead the current by the angle of pi by 2। तो हमारे पास बेटे फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो आपके पास इंडक्टर होगा तो वोल्टेज आपके पास क्या होगी, करंट से पाई बाई 2 एंगल से आगे होगी। तो ये अपने पास डेरिवेशन था। तो अब हम बनाते हैं बेटे ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देन उसके बाद फेजर डायग्राम। तो ग्राफ बनाने से पहले आप देख लीजिए वोल्टेज की फेज क्या है आपके पास, ओमेगा टी, करंट की क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इनके बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, फेज के डिफरेंस पाई बाई 2 होना चाहिए। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, देखिए हम y और x एक्सिस बना लें। तो बेटा आपके पास ये रही y एक्सिस और बच्चों ये रही आपके पास x एक्सिस, ठीक है। हमें क्लियर दिख रहा है कि वोल्टेज आपके पास करंट से पाई बाई 2 एंगल से आगे है। वोल्टेज में आपके पास देखो, वोल्टेज में ग्राफ किसका है, साइन का। तो साइन का ग्राफ आपको आता है, तो साइन का ग्राफ आप बना दीजिए। तो साइन का ग्राफ बेटे मैं बना देता हूं, ये रहा, ये साइन का मैंने ग्राफ बना दिया। तो ये इक्वेशन किसकी है आपके पास, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी की है, ठीक है। अब हम बनाते हैं करंट का ग्राफ। करंट का ग्राफ बच्चों क्या होगा, वोल्टेज के ग्राफ के नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बेटे आपके पास वोल्टेज को किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, रेजिस्टेंस से, मतलब एक्सएल से। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज से कम आएगी। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को वोल्टेज के नीचे दिखाना पड़ेगा। बट अब ग्राफ कहां से स्टार्ट करें करंट का, तो बेटे करंट की इक्वेशन ये रही, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से। यहां पर टी इक्वल टू क्या है, जीरो है। यहां पर क्या है, टी बाई 2 है। यहां पर क्या है, टी है। तो आप क्या करें, ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा तो आप जीरो रखकर देखिए। तो ये तो टर्म जीरो हो गई, ओमेगा टी के जगह क्या रख दोगे, जीरो। तो क्या बच जाएगा, साइन माइनस पाई बाई 2। साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो ग्राफ की आपके पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का आई एन। तो टी इक्वल टू जीरो पर आपके पास करंट का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूं। तो करंट का ग्राफ आपके पास बेटे नीचे से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से, ठीक है। और डेटा आप कैसे आइडेंटिफाई करें, और बनाने के लिए तो बेटे आपके पास फेज कितनी है, पाई बाई 2 है। तो आप हमेशा याद रखें, जब भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि टी इक्वल टू जीरो पर ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से या नेगेटिव से। तो इस टॉपिक में तो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, आई इक्वल टू माइनस का आई एम आ रहा है। अब जब फेज पाई बाई 2 हो तो आप क्या करेंगे, जब वोल्टेज जीरो होगी तब करंट की वैल्यू को आप मैक्सिमम दिखा दीजिए या मिनिमम दिखा दीजिए नीचे की साइड। जब आपके पास वोल्टेज क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो करंट को आप जीरो दिखा दीजिए, ठीक है। जब वोल्टेज जीरो होगी तो करंट को आप मैक्सिमम दिखा दीजिए। मतलब कुल मिलाकर आपको अपोजिट दिखाना।
तो करंट का ग्राफ बेटे मैं कुछ इस टाइप से बनाता हूं। देखो ये जीरो पर है तो ये मिनिमम वैल्यू दिखा दो, जब ये मैक्सिमम है तो जीरो दिखा दो, जब ये जीरो है तो उसको मैक्सिमम दिखा दो, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये आपके पास क्या बन गया, करंट का ग्राफ बन गया। तो करंट का जो ग्राफ बन गया इसका इक्वेशन बेटे मैं अपॉन में लिख दूं क्या, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब हम दिखाते हैं बेटे फेजर डायग्राम कि फेजर डायग्राम क्या होगा। तो फेजर डायग्राम में आपको करना क्या है, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में बच्चों करना क्या है आपको, फेजर डायग्राम में तो बेटा आपके पास जो वोल्टेज की और करंट की जो पीक वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको लेकर चलना होता है। वोल्टेज कितना एंगल बना रही है वो दिखाना है, करंट कितना एंगल बना रही है वो दिखाना है, वोल्टेज और करंट के बीच एंगल कितना है मतलब फेज कितनी है वो दिखानी है। तो इसके लिए बेटा आपने क्या किया, इसके लिए आपने एक तो वाई एक्सिस ड्रॉ करी, ये वाई एक्सिस रही बच्चों, और ये आपके पास क्या रही, एक्स एक्सिस रही। ठीक है, हमें पता है वोल्टेज करंट से π/2 एंगल से आगे है और करंट आपके पास वोल्टेज से π/2 एंगल से क्या है, पीछे है। तो करंट वोल्टेज को आपको आगे दिखाना है, करंट को पीछे दिखाना है, और इस तरह से दिखाना है कि वोल्टेज और करंट के बीच एंगल कितना आ जाए, π/2 आ जाए। ये क्लियर क्लियर आपने प्रूफ कर लिया कि फेज डिफरेंस कितना है, π/2 है। तो आपको वोल्टेज को आगे बनाना है, मतलब करंट से आगे, और वोल्टेज करंट को क्या बनाना है, पीछे बनाना है, और इस तरह से बनाना है कि दोनों क्या हो, दोनों के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो आपने क्या किया, ये तो रही आपके पास वोल्टेज की वैल्यू, और इसके परपेंडिकुलर बेटे कहां आई करंट, ऊपर की नीचे, नीचे, क्योंकि आपके पास करंट क्या होती है, पीछे होती है, वोल्टेज से पीछे होती है। तो करंट का ग्राफ इस टाइप से ये रहा। तो ये आपके पास लिख दीजिए, ये हमारा फेज डायग्राम बन गया। ये तो रही बेटे वोल्टेज, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ले लो VLM, और ये आपके पास करंट की ले लो ILM। ठीक है, वोल्टेज की फेज कितनी है, ओमेगा टी दिखा दीजिए, वोल्टेज और करंट के बीच एंगल कितना है, π/2 ये दिखा दीजिए। ठीक है, और आपके पास ये आई है। तो ये आपके पास क्या है बेटे, वाई एक्सिस, और ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस। वोल्टेज के लिए बेटे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी VLM, करंट पीछे है वोल्टेज से, और इनके बीच एंगल कितना दिखाना है, π/2 दिखाना है, नीचे की साइड बना दिए। वोल्टेज की फेज कितनी है, ओमेगा टी, इसकी कितनी हो जाएगी, π/2 माइनस ओमेगा टी। तो ये आपके पास फेजर डायग्राम बन गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन गई। और किस तरह से आप फेज डिफरेंस निकालते हैं, किस तरह से आप वोल्टेज निकालते हैं, इसमें किस तरह से करंट निकालते हैं, ग्राफ कैसे बनता है, फेजर डायग्राम क्या है, तो ये हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब आपके पास एसी सर्किट में क्या हो, कैपेसिटर यूज किया गया हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जब कैपेसिटर आपके पास लगा हुआ हो एसी सर्किट में, तो फेज डिफरेंस क्या होगी और कैसे हम डेरिवेशन करते हैं। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं।